जंग के असरात पूरी दुनिया पे पड़े। बज़ाहिर ऐसे नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक बहुत बड़े मखमसे का शिकार है। मीटिंग में एक ही गुफ्तगू में वो कई दफा अपनी बात के साथ वो उनकी कंट्रोडिक्शन नजर आती है। कहते हैं जी मैंने सब कुछ तबाह कर दिया है, तो फिर आप नाए हॉर्मोज़ को क्यों नहीं खोल रहे? नाज़रीन, ईरान और अमरीका के दरमियान जारी जंग जो है ये अब फैसला कुन मोड़ की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमरीकी सदर हर गुजरते दिन के साथ गैर मकबूल हो रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान जंग का खात्मा अपनी शराइत पर करने का दावेदार है। इस संगीन सूरत हाल में सबसे अहम खबर पाकिस्तान का वो कलीदी किरदार है जो पूरी दुनिया में इस वक्त ज़ेरे बहस है, जहां इस्लामाबाद दोनों दुश्मनों के दरमियान एक मजबूत पुल बनकर उभर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही उज़ैर, और दिलचस्प बात ये है कि जहां पाकिस्तान के सिफारती कामयाबी को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है, वहीं हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक सफ़े मातम बिछी हुई है और ट्रंप के 15 निकात और ईरान की 5 जवाबी तजावीज़ ने मुस्तकबिल का जो नक्शा है वो तो दिखा ही दिया है, लेकिन क्या नेतन्याहू और जो हम देख भी रहे हैं, क्या इस जो अमन का मुआहिदा है इस पर कामयाब होता वो देख पाएंगे, वो क्या रिएक्शन देंगे, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इसी मौजू पर बात करने के लिए मुमताज़ ईरानी तज्ज़ियाकार डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो बताइएगा कि जंग जी 5वें हफ्ते में दाखिल हो रही है। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने बहरिया चीफ की शहादत का नुकसान उठाया, जबकि अमरीकी सदर 15 निकात को संजीदा लेने और जल्द फैसला करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ईरानी क़यादत का जवाब क्या हो सकता है? क्या गुंजाइश मौजूद है? मुज़ाकरात होते नज़र आ रहे हैं आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में भी और आपके नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखिए, जंग बहरहाल जंग है और जंग के असरात मनफी असरात होते हैं सोसाइटी पे, बल्कि पूरा अगर इस वक्त तो दुनिया एक आप कहते हैं ना कि एक ग्लोबल विलेज बन गया है, तो कहीं पे भी किसी जगह पे भी कोई ऐसा कोई इक़दाम होता है तो उसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ते हैं। और फिर बिलखुसूस जो हमारा ये रीजन है, उस रीजन के अंदर अगर हम इक़्तिसादी बुनियादों पे देखें और आपदाए हुर्मुज़ है, तो उस को सामने रखते हुए तो इस वक्त पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। और यकीनन इस्लामी जमहूरिया ईरान के अंदर भी जंग की कैफियत है। अलबत्ता भी आप जो कह रहे थे कि उनके नेवी के चीफ जो हैं उनकी शहादत की खबरें अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो एक सिलसिला है, बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े कमांडर शहीद हुए हैं, उनकी जगह रिप्लेस हुए हैं, नए लोग आ रहे हैं और जंग उसी तरह जारी है। तो आलमी मंजरनामा भी अपनी जगह पे अहम है और रीजनल जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है और जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, अब मजीद एक्सटेंशन की बात की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। पहले उन्होंने तकरीबन 5 या 6 दिन की फुर्सत दी थी, अब उसको अप्रैल तक ले गए, मजीद 10 दिन उन्होंने बढ़ा दिए। तो बज़ाहिर ऐसे नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक बहुत बड़े मखमसे का शिकार है। अंदरूनी दबाव भी उन पे बहुत ज्यादा है। आलमी दबाव अपना हुर्मुज़ की वजह से, तेल की बढ़ती हुई कीमतें, अमेरिका के अंदर जंग के खिलाफ एक फिजा, ट्रंप के आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है और उनकी इम्पीचमेंट के खतरात, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा बुरी तरह उलझा दिया है इस वक्त। और उनके फैसलों के अंदर भी और उनके बयानात के अंदर भी वाज़ेह तज़ाद मिलता है। एक ही मीटिंग में, एक ही गुफ्तगू में वो कई दफा अपनी बात के साथ वो उनकी कंट्रोडिक्शन नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्पॉइलर भी मौजूद है। अगर ट्रंप फर्ज कर लेते हैं अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद जंग को एक खास सतह पे या इसको रोकने की बात करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्पॉइलर इजराइल की सूरत में मौजूद है, नेतन्याहू की सूरत में मौजूद है, तो जो लोग ज़ायनिस्ट नजरियात को समझते हैं, जिन्होंने उनको पढ़ा है, तो उसकी रोशनी में तो ज़ायनिस्ट नजरियात बुनियादी तौर पे इंसानियत दुश्मनी पर सवार हैं और उन नजरियात के अंदर वो अपने अलावा किसी को इंसान नहीं समझते। आपने गज़ा में देखा किस अंदाज से वहाँ पे इंसानियत का कत्लेआम हुआ है, नस्लकुशी हुई है, और जो वहाँ पे मुनाजिर देखे गए वो यकीनन इंसान जब उनको सोचता है तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज इस जदीद दुनिया में भी ऐसे हो सकता है। तो बहरहाल ये तो एक सिलसिला है कि जो
स्पॉइलर भी हैं और जंग की बातें करने वाले भी हैं, अमन की बात भी करने वाले हैं। तो इस सारे तनाजुर में बहरहाल देखना पड़ेगा कि फैसले ऐसे होने चाहिए कि जिससे पायदार अमन हो सके। जी। क्योंकि ईरान की जो इस वक्त सूरत हाल है, अवाम के जो ईरानी अवाम के सेंटिमेंट्स हैं, या आप इनको कह सकते हैं कि जो उनके मुतालबात हैं, वो कहते हैं कि हर चौथे दिन जनाब इसराइल और अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और हमले भी हो रहे हैं। तो इसको किसी मुस्तकिल बुनियादों पे हल करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक रोल बनता है, जैसे आप अपने इंट्रो में भी कह रहे थे, पाकिस्तान को एक बड़ा रोल प्ले करना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी कई हवालों से बनती है। एक तो ये कि हमसाया मुल्क है, मुसलमान मुल्क है ईरान, फिर रीजन के अंदर पाकिस्तान पे एतमाद भी, अरब ममालिक का भी एतमाद है किसी हद तक। डोनाल्ड ट्रंप भी बज़ाहिर तो बड़ी तारीफें करते रहते हैं आर्मी चीफ की भी और शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन आया प्रैक्टिकली भी वो कुछ चीजों को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये एक सवाल है। लेकिन इस बात को भी हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी आप अपने हमसाया मुल्क की बात कर रहे थे कि वहां पे सफ़े मातम की हुई है, जी। तो उसको एक और पहलू में भी देखने की जरूरत है कि अगर खुदा न खास्ता ईरान के अंदर कोई तब्दीली आ जाती है और उस तब्दीली की रोशनी में यहाँ पे प्रो इसराइली हुकूमत आ जाती है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मुश्किलात में बहुत इजाफा होगा, क्योंकि इसराइल और हिंदुस्तान का गठजोड़ तो किसी से पोशीदा नहीं है। तो इस तनाजुर में भी और फिर इस्लामी तनाजुर में भी आप देखें कि खुद इसराइल, जैसे मैंने ज़ायनिस्ट के नजरियात की बात की है, ज़ायनिस्ट नजरियात के अंदर जो ग्रेटर इसराइल का एक बड़ा पुराना इनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत तो खुद बहुत सारे जीसीसी कंट्रीज और बिलखसूस सऊदी अरब भी उसमें बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे बहुत सारे हम देख सकते हैं कि मकासद हैं, अज़ाइम है, नापाक अज़ाइम है इसराइल के, एक्सपेंशन के अज़ाइम रखता है इसराइल, और उसके लिए वो हम देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक को भी इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के गिर्द जो है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं, वाकई अंदरूनी तौर पर, फौजी और सियासी तौर पर ईरान इतना कमज़ोर हो चुका है जितना डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं? क्योंकि अगर इतना कमज़ोर हुआ होता तो फिर दुनिया को हैरान ना कर रहा होता। वो दुनिया जो समझ रही थी कि ईरान जो है वो 2000 किलोमीटर तक उसके पास मार करने वाले मिसाइल हैं, लेकिन पता चला कि जनाब 3800 4000 किलोमीटर तक भी मार करने वाले मिसाइल से ईरान सरप्राइज कर रहा है अपने दुश्मनों। देखिए, ट्रंप साहब के दावों पे तो इतमाद नहीं किया जा सकता। वैसे भी जंगों के अंदर तो ये जिसे आप कहते हैं ना कि एक ब्लफ भी खेला जाता है और झूठे दावे भी किए जाते हैं, प्रोपेगेंडा भी होता है, नफसियाती जंग भी की जाती है कि दुश्मन को जो है वो शिकस्त दी जाए, उसका मोरल डाउन किया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो इस जंग के आदाफ थे, आप 28 फरवरी से लेके अभी तक उनके तमाम वो जो आदाफ जो उन्होंने तय किए थे, उन आदाफ की रोशनी में देखना होगा कि जो वो दावे कर रहे हैं वो सही है या नहीं। उन्होंने रजीम चेंज की बात की थी, नहीं हो सकी। उन्होंने ईरान को कई हिस्सों में तकसीम करने की बात की थी, नहीं हो सकी। उन्होंने ईरान के अंदर अवाम को ईरानी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा होने की अपील की थी, दावे किए थे, और यहाँ पे इसराइल के जरिए से और शाह के साबिक शाह के फरजान के जरिए से यहाँ पे उसकी भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसी तरह उन्होंने कहा था कि नेवी खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, मिसाइल खत्म हो चुके हैं। तो रात भी मिसाइल गए हैं। अभी भी आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख रहे हैं कि इसराइल के अंदर उनके मेयर्स और जो बल्दिया के लोग हैं या इस तरह के जो अवामी खिदमात वाले यानी जो अहम हुक्काम है, उनकी चीखों पुकार है, मीडिया पे उनके रोने धोने की आवाजें हैं। ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, ये बाकायदा रोते हुए वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने हमें मरवा दिया, हमें छोड़ दिया, हमारे घर तबाह हो गए, हमारा सिस्टम तबाह हो रहा है। और ये कल तक तो हो रहे थे। आज सुबह की मुझे खबर नहीं है कि आज कितने मिसाइल गए हैं। तो वो जो ट्रंप साहब कहते हैं कि फौजी कुव्वत खत्म हो चुकी है, तो फिर क्या है? फौजी कुव्वत तो अभी तक तो मिसाइल तो जा रहे हैं, ईरान के पास थे ही मिसाइल, उनके तो डॉक्ट्राइन ही मिसाइल पे था ना। और दूसरा ये है कि वो कहते हैं जी मैंने सब कुछ तबाह कर दिया, तो फिर आप नाए हुर्मुज़ को क्यों नहीं खोल रहे? आप नाए हुर्मुज़ तक पहुंचने के लिए वो कभी नेटो के आगे चीखते चिल्लाते नजर आते हैं, जी नेटो ने मेरा साथ नहीं दिया। हत्ता वो तो इस हद तक ट्रंप बेचारे हो गए थे कि वो चाइना से उन्होंने मदद मांग ली। उन्होंने रशिया को कहा कि आओ भाई मेरे साथ मिलके
हम जो है वो अपनाए हुर्मुज़ खोलने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है कि इतना आसान नहीं है। अगर वो सब कुछ जो उनका दावा है खत्म हो चुका है, तो फिर इतने हजारों की तादाद में वो फौजी क्यों लेके आ रहे हैं? फिर नए-नए जो है ना जंगी बेड़े जो है वो क्यों खित्ते में आ रहे हैं? जी। तो इसका मतलब है कि आगे से ऐसी रेजिस्टेंस भी है और जो ईरान का दिफाई डॉक्ट्राइन है वो इतना मजबूत है कि जिसके लिए अब वो मजबूर है कि जापान से इतने हजार फौजी और बिल्कुल तमाम राशि साहब, इलाके ऐसे ही देखिए लग इस रहा है वो वक्त जो मजबूर हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि खिफ़्फ़त मिटाने के लिए भी इस तरह के दावे किए जाते हैं और इस सारी सूरत हाल के बाद जैसे वो अल्टीमेटम भी दे रहे हैं और लग रहा है कि बौखलाहट का शिकार हैं, अब उन्हें समझ भी नहीं आ रही है। और रिपोर्ट ये भी किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान में ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई का भी इरादा रखते हैं। क्या ये मुमकिन हो सकता है? और अगर इन केस खुदा न ख्वास्ता वी होप कि अमन ही हो, अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान के पास क्या ऑप्शंस होंगे? देखें, एक तजिया मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं जी जी। कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तो कम से कम 1 लाख फौजी उन्होंने वहां पे जो है वो तैनात किए थे। 1 लाख फौजियों के साथ वो अफगानिस्तान में दाखिल हुए। जी। इराक के अंदर 3 लाख फौजियों के साथ वो और ये इराक और अफगानिस्तान को ईरान के साथ उसका मुवाजना नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो फिगर अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं वो कह रहे हैं ये 2000 जापान से आएंगे, 2-3 हजार किसी और जगह से आएंगे और खित्ते के अंदर जो उनके टोटल कोई 17 के करीब जो है वो बेसिस हैं, उन बेसिस पे मौजूद जो उनके फौजी हैं। अलबत्ता यहाँ पे मैं आपके नाज़रीन के लिए एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जो खुद इंटरनेशनल मीडिया में भी उसको आया है कि इस वक्त जो खित्ते के अंदर जो बेसिस थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।